दोस्तों एनसीईआरटी 360 डिग्री का पुस्तक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले दोस्तों अध्याय 8 बाजार में एक कमी, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सप्ताह में 2 बार लगने वाला ई रोड का कपड़ा बाजार का संबंध किस राज्य से है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो दादर व्यवस्था कहते हैं दोस्तों व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? दादन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है? वो तमिलनाडु राज्य सरकार चलाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है गरीबों का बाजार में शोषण न हो उसके लिए निम्न में से कौन रास्ता अपनाना पड़ता है? तो उत्पादक मिलाकर सहकारी संस्थाएं बनाना, दूसरा कानूनों का दृढ़ता से पालन हो, ये दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये दोस्तों आ गया है क्लास 8 का। तो क्लास 7 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? इसका गठन किया गया था दिसंबर 1946 को। कब? दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे बताइए संविधान का क्या तात्पर्य है? तो संविधान का तात्पर्य होता है नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिस एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दूसरा संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तीसरा कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न कर सके। इस दोनों का अर्थ होता है संविधान का। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान निम्नलिखित में से किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं किसी की, यानी किसी भी इनमें से जो 3 ऑप्शन दिया गया इसमें से किसी भी चीज पर जो है आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन है अंत सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? इंट्रा कम्युनिटी से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा सकते हैं उसे अंतर सामुदायिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोग द्वारा दबाया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजनेता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद जब किसी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार को होना। दूसरा कह रहा है जब देश में केवल एक ही स्तर की सरकार को नहीं। संघवाद का मतलब होता है कि जब किसी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है जब संविधान सभा
ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो सभा के निम्न में से किस सदस्य ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है? ये कहे थे दोस्तों A.K. अय्यर साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से कितने अंग होते हैं? तो अंग की बात किया जाए तीन हो जाएगा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है तीन अंग होते हैं दोस्तों। विधायिका सॉरी, यहाँ तीन अंग पूछा है ना, तो विधायिका हो जाएगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। वो राष्ट्रपति है, वो अलग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तीन अंग की बात है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सरकार के निम्न में से कौन अंग है? अंग तो तीनों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो निर्वाचन जो होते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। बताइए अब न्यायालय की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? न्यायालय की व्यवस्था जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक देश है, तो भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना? तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून को बनाना और कानून को लागू करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता और न ही उसे मजदूरी पर रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार नहीं, ना ही जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उनके नागरिकों के लिए दावेदारी कर सके। सही है। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो निम्न में से किस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है? वो संवैधानिक उपचार का अधिकार को सहारा मानकर जो है वो सीधा कोर्ट में जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि जिसमें कोई राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म की राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता है। नहीं, राज्य को धर्म से दूर रहना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चलिए आगे 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 दूसरा चैप्टर आ गया है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला है धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? अभी जस्ट पढ़े हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि कोई कोई भी राज्य जो है वो किसी भी धर्म को
प्रोत्साहन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य न तो किसी खास धर्म का थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिकता स्वतंत्रता छीनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। अब ये तो इसका नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म निरपेक्षता मतलब होता है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये सही है। दूसरा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, हाँ ये भी सही है। तीसरा कहता है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही किसी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता से को छीनेगा। ये ऑप्शन जो है तीनों सही हो जाए और ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, फ्रांस में कब ये कानून आया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक को धारण करके स्कूल नहीं जाएगा? तो फरवरी 2004 में फ्रांस में ये नियम आया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए इनमें से किस तरह का काम करता है? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है, हाँ देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्म व्यवस्था का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति, हाँ ये भी सही है। तीसरा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्म व्यवस्था का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? तो अमेरिका के दोस्तों देश है ना, वहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे जो सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, अब अध्याय 3 आ चुका है, हमें संसद क्यों चाहिए? तो पहला क्वेश्चन है, भारत देश निम्नलिखित में से किस तिथि को आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? ये किया गया था 1885 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई? तो मंजूरी दी गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? 2004 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे को देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, देश द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है? तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि समूह को संसद कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, सरकार को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? तो संसद करती है दोस्तों। बताइए निम्न में से कौन देश के सर्वोच्च कानून निर्मावी संस्था है, निर्माता संस्था है? तो संसद जो है कानून को बनाती है दोस्तों। बताइए संसद के निम्नलिखित में से कितने सदन होते हैं? तो सदन होते दो होते हैं। सदन कितने? दो होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। चलिए बताइए, संसद देश राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होते हैं? सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न है, लोकसभा के लिए हर 10 साल में चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो सांसद कहलाते हैं।
बताइए एमपी का फुल फॉर्म क्या है? एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कितने अंग होते हैं? अंग की बात किया जाए तीन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है वो तीन अंग बनते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है वो क्या बनते हैं? तीन अंग बनते हैं। बताइए भारतीय संसद के निम्न में से कौन सा अंग है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है कितना? 500 कितना हो जाएगा? 552 हो जाएगा। कितना? 552। बताइए वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितना है? वही वर्तमान की बात किया जाए तो 543 सदस्य। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 272 होना चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल डैश कहलाते हैं? तो सभी जो क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। डैश ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो कार्यपालिका तो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है सरकार शब्द का प्रयोग करने पर हमारे जहन में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आता है? तो कार्यपालिका आता है दोस्तों। भारत का डैश लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है? तो प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। चलिए आगे बताइए केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय का कार्यालय है और विदेश मंत्रालय है। तो ये सभी जो है वो साउथ ब्लॉक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? तो नॉर्थ ब्लॉक में बात किया जाए तो वो हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फिर दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन है देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में इनमें से कौन काम करता है? राज्यसभा करता है। चलिए बताइए राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है या ना? तो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो, तभी तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 245। कितना? 245 दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फिर। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है? तो 233 को निर्वाचित किया जाता है और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले डैश होता है। तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं? तो प्रश्नकाल में के दौरान करते हैं सब। चलिए बताएं निम्नलिखित में से इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? निम्नलिखित में किसके जरिए संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? ये दोस्तों नियंत्रित करती है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या है?
प्रश्नकाल प्रश्नकाल में नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के संसद में सीट को रिजर्व किया गया है। आगे प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में डैश एक अहम भूमिका अदा करते हैं? तो विपक्षी दल करते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, अब आ चुका अध्याय 4, कानून की समझ। हमारा कानून निम्नलिखित में से किसके आधार पर लोगों के बीच जो है कोई भेदभाव कर सकता है? क्वेश्चन है, हमारा कानून निम्नलिखित में से किसके आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव कर सकता है? धर्म के आधार पर, लिंग और जाति, किसी के आधार पर नहीं होगा। हमारे आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अब हाँ दोस्तों, आपने लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।